वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है युगों का दौर। और युगों का दौर इस पाठ का यह सेशन नंबर 7वां है। इसके पहले भागों में हमने रंगमंच का किस प्रकार विकास हुआ था और कौन कौन से कवि, कौन कौन से नाटककारों के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए, इसका वर्णन पढ़ा। आगे लेखक हमें और कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, यह पढ़ते हैं पाठ के द्वारा। आगे का जो हमारा पाठ का जो टॉपिक है वह है संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। कि देखो, इसके पहले जब हम रंगमंच के बारे में पढ़ रहे थे तो जो नाटककार थे, चाहे वो कालिदास हो या अन्य नाटककार हो, उन्होंने अपने साहित्य का लिखित जो रूप है वह अधिकतर संस्कृत ही रखा है। तो संस्कृत भाषा हमारी सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो इन सारे पैराग्राफों में, परिच्छेदों में लेखक ने संस्कृत भाषा का वर्णन किया है, उसके महत्व के बारे में बताया है, जो बहुत ही सुंदर और इजी लैंग्वेज में है। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। तो देखो, पाणिनि कौन थे? व्याकरणकार, कि एक बहुत ही श्रेष्ठ व्याकरणकार थे और जिन्होंने संस्कृत भाषा की निर्मित की थी। और यह जो भाषा थी, संस्कृत भाषा, बहुत अत्यंत विकसित और अलंकृत युक्त थी। इसीलिए तो कवियों ने अपना भावों को व्यक्त करने का जो माध्यम है उसे संस्कृत रखा था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, विकसित हुई, भरी पूरी और अलंकृत भी हुई। किसके द्वारा? कवि और लेखकों के नाटक। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी, विकसित भी हुई और अलंकृत भी हुई। किसके द्वारा? कवियों के कविताओं के द्वारा या उनके अन्य लिखित साहित्य के द्वारा। पर इसने अपने मूल को कभी नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। कि देखो, शुरुआत से अगर भाषा का मूल रूप देखा जाता है तो संस्कृति माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह साहित्य, जो अन्य लिखित साहित्य, वह अन्य अलग अलग भाषाओं में लिखने की प्रथा शुरू हो गई। तो उस समय संस्कृत के पतन अर्थात उसके ह्रास होने के काल में यह भाषा ने कुछ अपनी शक्ति, उसकी जो एक विशिष्ट शैली थी वह या सादगी, वह थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी वह, भले ही आज हम संस्कृत को लिखित साहित्य कम माने जाते हैं, लेकिन हमारे पूरे साहित्य की जो जननी है लिखित रूप में, वह संस्कृत ही मानी जाती है। सर विलियम जॉन्सन, इन्होंने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी है उसकी बनावट अद्भुत है। तो देखो, संस्कृत भाषा का वर्णन कर रहे कौन? सर विलियम जॉन्सन। इन्होंने कहा है कि ये भले ही पुरानी है लेकिन कैसी है? बहुत अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले में अधिक पूर्ण है। कि उन्होंने उसकी तुलना यूनानी भाषा से की है, तथा आगे वह लातिनी की भाषा से भी उसके मुकाबला करते हैं कि यूनानी भाषा के मुकाबले वह अधिक पूर्ण है तथा लातिनी के मुकाबले भी वह अधिक उत्कृष्ट है। और इन दोनों भाषाओं, कौन सी? यूनानी और लातिनी, दोनों भाषाओं के मुकाबले में वह अधिक परिष्कृत अर्थात विकसित है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, शायद जो अब मौजूद नहीं है। और इन सभी भाषाओं का स्रोत अधिकतर संस्कृत को ही माना जाता है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा को कहा जाता है? तो कौन सी भाषा को? संस्कृत भाषा को। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। कि देखो, संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
बहुत सारे सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द है। भले ही कितनी भी अन्य भाषाओं में हम अगर उसको ट्रांसलेट करना चाहते तो उनको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द उसके लिए नहीं मिलते। आज भी हमारी लोग प्रचलित भाषाओं में जीवित है कि बहुत से भागों में आज भी संस्कृत भाषा जीवंत दिखाई देती है। उसका प्रयोग हमेशा वहां से पूर्व पहले युग में भी होता था और आज भी बहुत स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हमने लेखक के द्वारा संस्कृत भाषा का वर्णन हमने पढ़ा कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत को मानी जाती है। अब लेखक आगे कुछ एक अलग पॉइंट दे रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, अर्थात एशिया के दक्षिण और पूर्व भागों में भारतीय उपनिवेश, अर्थात उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वास्तव्य करना, या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर वहां पर वास्तव्य करना और वहां की सभ्यता संस्कृति इसको अपनाना। तो यहाँ पर एशिया में भारत की कौन सी संस्कृति और सभ्यता वह किस प्रकार वहां पर विकसित हुई है इसका वर्णन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपने आत्मा को पहचान कर अपने भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था। कि देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि भारत ने जब वह ह्रास होने के स्थान पर थी फिर भी वह कितनी सारे चीजों से, वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो विकसित हो रही थी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें उस देश को जानना है, उस युग के देश को जानना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके मन से वहां पर जाकर यात्रा करना चाहिए। मतलब उस युग में हमें मन से उसको पढ़ना है, उसको वास्तविकता को अनुभव करना है। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि तन से नहीं तो हमें मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों को अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी उरहत्तर भारत कहा गया है। कि देखो दक्षिण एशिया के पूर्व और दक्षिण भागों में भारत का इतना प्रभाव हुआ है कि उसे किस नाम से जाना जाता है, उरहत्तर भारत के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती, बहुत से अंतर विरोध भी है। तो देखो, जबकि भारत का प्रभाव बहुत अधिक होने के कारण वहां के जो कुछ राजकीय क्षेत्र के या अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं उसे वह उसका विरोध भी करते हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत है। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। तो यह जो सारी बातें हैं लिखित रूप में हमें उसके हवाले भी मिलते हैं, उसके पुरावे साक्षी भी मिलते हैं, फिर बहुत सारे लिखित वृत्तांत मिलते हैं और चीन से प्राप्त कुछ ऐतिहासिक वर्णन भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र भी है। ताम्रपत्र, अब शिलालेख मतलब बहुत से ऐसे पत्थर पर लिखे गए कलाकारी के रूप में बहुत सारे हमें वो लिखित साहित्य मिलता है, तथा ताम्र जो एक धातु है उस धातु पर लिखे हुए लेख भी हमें मिलते हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसके अक्सर भारतीय महाकाव्य और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। तो देखो, भारतीय जितने भी साहित्य है, समृद्ध साहित्य, वह हमें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जावा, बाली इन प्रांतों में भी पढ़ने के लिए मिलते हैं। यूनानी और लातिनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिले हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर है, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदर के। तो देखो, एशिया के अंगकोर और बोरोबुदर मतलब छोटे छोटे प्रांतों में भी हमें यह सारे साहित्य उसका वर्णन मिलता है भारत का। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई देती है। इनके बीच बीच में पूर्व की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। तो देखो, वहां पर मतलब
कि ऐसा क्यों कहा गया है कि उपनिवेशीकरण, मतलब वहां पर लोगों का आना जाना था, शायद वह आक्रमणकारी होंगे या कुछ शासक होंगे, एक दूसरे को प्रांतों को हासिल करने के इस प्रयत्न में यह सारे साहित्य समन्वय हो गए हैं। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टता राजा द्वारा किया जाता था। तो देखो ये जो अलग अलग साहित्य पर जो कुछ रंगमंच के द्वारा नाटक करना, काव्य करना, कुछ भी मतलब ऐसे जो साहसिक अभियान रचे जाते थे वह उस समय के जो शासक रहते थे उनके द्वारा राज दरबार में या किसी विशेष स्थानों पर वह किए जाते थे। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण मार्गों पर भी कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया है। तो देखो ये जो फिर वहां पर जाकर वे बस्तियां एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर वह बस्तियां कायम स्वरूप में वहां पर स्थायित होने लगे, तो उस समय उनके जो नामकरण होते थे तो भारतीय नामों पर ही किए गए हैं। यहाँ पर एक जैसे कि देखो कंबोडिया आज जो कहते हैं वह उस समय कंबोज इस नाम से जाना जाता था, आज कंबोडिया कहते हैं उसको हम। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप का जो का टापू है, यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। तो देखो यहाँ पर मतलब सब भारतीय ही नाम अधिकतर दिए गए हैं क्योंकि वह उनका अनुकरण होगा या फिर एक समन्वय होने के कारण यह सारे नाम दिए गए होंगे। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज, धातु या किसी उद्योग की खेती की पैदावार से होता है और इस नामकरण में खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है कि देखो उस समय व्यापार के मार्ग से भले ही आए होंगे तो उनका एक दूसरे से जो व्यापारिक व्यवहार था, आयात निर्यात होता था, उसकी वजह से भी यह नाम एक दूसरे से लेकर भारत का अनुकरण के रूप में रखे गए। यह व्यापार ईसा, देखो यहाँ पर अब लेखक व्यापार के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया और साहसिक व्यवसायों और व्यापारियों के बाद फिर धर्म प्रचारों को जाना शुरू हुआ होगा क्योंकि यह समय अशोक के ठीक के बाद का समय था। तो देखो बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, तो व्यवसाय की दृष्टि से जब वह एक साथ आते थे तो इस प्रकार उनमें यह समन्वय हो रहा था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता है। कि देखो हमने पढ़ा है समुद्री व्यापार के बारे में, इतिहास में हमें इसकी बहुत सारी जानकारी मिलती है और यह स्पष्ट है कि भारत में जब जहाज बनाने का जो उद्योग विकसित हुआ था और वह बहुत उन्नति पर था, उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरा वर्णन मिलता है। बहुत से बंदरगाहों का वर्णन भी हमें मिलता है। 2री और 3री शताब्दी में भारतीय आंध्र सिक्कों पर भी दोहरे पाल वाले जहाजों का चित्र अंकित है कि देखो उस समय जैसे राजाओं के चित्र सिक्कों पर रहते थे, सोने के फिर चांदी के या अन्य धातु के जो सिक्के रहते थे, तो उस युग में जब जहाजों का, बंदरगाहों का या सागरी मार्ग का जो विकास हो रहा था तो जहाजों के बहुत सारे चित्र वाले सिक्के थे और अब भी वो मिलते हैं देखने के लिए हमें। अगर हम चेक करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं तो बहुत सी किताबों में जहाजों के सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं। अजंता की भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के भी चित्र है। महाद्वीप के देशों बर्मा, सयाम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक है। टापू और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। तो इस प्रकार जो उस समय शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन था वह चीन के द्वारा आकर्षित किया गया था तथा धर्म और कला भारत के द्वारा विकसित हुई थी। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली और 2री शताब्दी के आरंभ से 15वीं शताब्दी के अंत तक हमें इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों, जिन परिच्छेदों को हमने पढ़ा उसके आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ते हैं।
ताम्र, तांबा धातु, ब्यौरा वर्णन। वास्तुकला, भवन निर्माण कला, उत्कीर्ण, उभरे हुए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संस्कृत भाषा और उपनिवेशों के बारे में विस्तार के साथ पढ़ा। आगे लेखक हमें और कौन से महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं, यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।